ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके कुछ 46 क्वेश्चन के अपन देख लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना। इसी चैप्टर का यानी लाइट के ही पार्ट का एक और चैप्टर दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था तो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन देखे थे ह्यूमन आई, है ना। ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, पार्ट्स के अलग अलग की फंक्शंस। ठीक है, फिर ह्यूमन आई में ही हमने एक देखा था कि ह्यूमन आई की एक पावर होता है दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन अपन पढ़े थे इसमें। देन वी स्टडीड अबाउट डिफेक्ट्स, है ना। 3-4 टाइप के डिफेक्ट पढ़े थे। इसमें दो को हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। डिफेक्ट्स और उसके करेक्शन, डिफेक्ट्स एंड इट्स करेक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज देखे थे। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था इस चैप्टर में, इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी थे डिफेक्ट से, कि अगर आपका पर्सन का ये नियर पॉइंट यहाँ से यहाँ हो गया शिफ्ट होके, या फार पॉइंट उसका शिफ्ट होके कहीं और चला गया है, तो अब उसको कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा और उसका पावर क्या होगा। तो हम पावर निकालना सीख चुके हैं इन रिफ्रैक्शन। 1 बाय फोकल लेंथ इज द पावर। तो फोकल लेंथ निकालेंगे, पावर निकल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन एक आध बार देखेंगे आज और। ठीक है, उसके अलावा हमने यहाँ पे 3 फिनोमिना पढ़े थे चैप्टर में। एक था डिस्पर्जन, याद आ रहा है, डिस्पर्जन। उसके बाद था एक स्कैटरिंग, और तीसरा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बेसिस में, इन तीनों के बेसिस में हमने कुछ गिव रीजंस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि ऐसा क्यों होता है ना। हम रेड लाइट को ही क्यों यूज करते हैं फॉर इंडिकेटिंग एनी डेंजर सिग्नल। तो उस टाइप के हमारे क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक से बनते हैं, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई का हमने क्या देखा था कि ह्यूमन आई में क्या क्या पार्ट्स होते हैं एक बार देख लेते हैं, है ना। आप लोग ने डायग्राम बनाया हुआ है कॉपी में, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है ना। अपन एक बार यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक डायग्राम ले लेते हैं ह्यूमन आई का। ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर अपन स्टार्ट करें तो द वेरी फर्स्ट पार्ट इज द कॉर्निया। कॉर्निया होता है फर्स्ट पार्ट, जो एक हार्ड पार्ट है बट ट्रांसपेरेंट है, ताकि लाइट अंदर एंटर कर सके। वरना अगर ओपेक होगा तो लाइट एंटर नहीं कर पाएगी अंदर। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट होता है आपका जहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ जाके नोन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये सब जो फ्लूइड होते हैं आपके एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, ये बेसिकली क्या काम आते हैं, आपके आंखों में जो सेल्स होते हैं उनको नरिशमेंट देने के, ठीक है, प्रोटीन विटामिन देने के लिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 2 पार्ट दिख रहा होगा। एक पार्ट ये है दैट इज आइरिस। ठीक है, आइरिस, और बीच में जो होल दिख रहा है दैट इज अ प्यूपिल। एक आइरिस होता है, प्यूपिल। मतलब स्टार्ट करेंगे तो अपन क्या क्या पार्ट होगा, एक कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आइरिस हो गया। फिर आइरिस, एक्चुअली आइरिस का काम क्या होता है, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग। मतलब वो रेगुलेट करेगा कितने लाइट को एंटर कराना है। जस्ट विद द हेल्प ऑफ सीलरी मसल से वो आइरिस कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आइरिस, उसके बाद आपका है प्यूपिल। प्यूपिल इज द पार्ट विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ताकि लाइट अंदर जाने वाली जो लाइट है वो कम या ज्यादा हो सके। अगर ब्राइट लाइट है तो प्यूपिल का जो ओपनिंग होगा वो कम होगा, हाँ, ताकि लाइट कम अंदर जाए, क्योंकि ऑलरेडी ब्राइटनेस है। पर अगर जहां पे थोड़ी डार्क होगा, मतलब लाइट कम होगी, इंटेंसिटी लाइट की कम है, वहां पे प्यूपिल थोड़ा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी एक्सपैंड होगा, उससे आपकी लाइट और अंदर जाएगी। ठीक है, तो एक प्यूपिल है, आइरिस हो गया। उसके अंदर एक लेंस है विच इज अ कॉन्वेक्स काइंड ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है अंदर। ठीक है, जैसे पहले पढ़ा है कि दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उसके बाद पीछे वाला पार्ट है जहाँ पे विट्रस ह्यूमर है। फिर एक स्क्रीन है जिसको अपन बोलते हैं रेटिना। ठीक है ना, रेटिना हैज गॉट 2 टाइप ऑफ सेल्स। एक का नाम होता है रॉड और एक होते हैं कोन्स। रॉड एंड कोन्स, ये 2 टाइप के
अपन जैसे उसमें पढ़े थे ना, नर्वस सिस्टम में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ये सब क्या होते हैं? जो रेस्पॉन्स, जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे और बाद में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसके बिहाफ में रेस्पॉन्स देगा, राइट? तो उसको रिसीव करने के लिए वी वांट सम रिसेप्टर्स, हमको रिसेप्टर चाहिए ना, राइट? तो रिसेप्टर आंखों के अंदर कौन से होते हैं? रॉड्स एंड कोन्स। दीज आर नोन एज फोटो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? फोटो, लाइट को रिसीव करने वाले हैं। अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं। रॉड जो होता है वो थोड़ा सा डिम लाइट में रेस्पॉन्सिबल होता है आपको दिखाने के लिए चीजों को। जब लाइट बहुत डिम है ना, ब्राइट लाइट नहीं है, तब उस केस में अपन जो रॉड होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल। और कौन से इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स, ब्राइटनेस, या आप बोल सकते हो यहाँ पे लो लाइट। ठीक है, लाइट उतनी ज्यादा नहीं है तब आपका फोन एक्टिव रहता है और आपको हेल्प करता है उस समय देखने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली रेटिना में इमेज बनती है। रेटिना के आगे बने या रेटिना के पीछे बने की इमेज तो हमें प्रॉपर तरीके से इमेज नहीं दिखती, उसी को हम डिफेक्ट नाम देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक ऑप्टिक नर्व है। हर एक सेंस ऑर्गन में एक नर्व होगा, राइट, जो कि सिग्नल को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा। ठीक है, तो नर्व्स, क्योंकि नर्वस सिग्नल ही है जो ट्रांसमिट करते हैं, पर वो ऑप्टिक सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो ऑप्टिक सिग्नल को इंपल्स सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और वो सिग्नल को लेके जाएगा वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये आपका पूरा आई का डायग्राम हो गया, उसके हर पार्ट की वर्किंग होगी। आइरिस और प्यूपिल का अपन ने फंक्शन देखा था कि कभी आप अचानक से अगर एक ब्राइट लाइट में जाते हैं, एक डार्क रूम से आप ब्राइट में आते हैं, तो योर आईज टेक सम टाइम टू एडजस्ट। आपको तुरंत सारी चीजें अचानक से अच्छे से नहीं दिखती है ना, बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा एडजस्टमेंट के बाद प्यूपिल आइरिस में एडजस्टमेंट होता है, उसके बाद यू आर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली। सेम चीज एक ब्राइट रूम से डार्क रूम में भी होता है। आप जब ब्राइट रूम में थे तब आपका प्यूपिल का साइज छोटा था बिकॉज बाहर इंटेंसिटी ज्यादा थी, पर जब एक डार्क रूम में जाएंगे तो वहां पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, योर प्यूपिल नीड्स टू ओपन some more, right? So it takes some time for that. Adjustment होने में थोड़ा टाइम लगता है प्यूपिल को। तो आफ्टर दैट टाइम वी आर एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। ठीक है, तो ये आपका प्यूपिल और आइरिस का एडजस्टमेंट का टाइम होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आई, हर का फंक्शनिंग। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट इसके पावर ऑफ एकोमोडेशन पे। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? हमारी आई में लेंस एक ही है। चाहिए लेंस किसका बना होता है? प्रोटीन का। अपन डिस्कस किए थे कि वहां पे कोई कांच का लेंस तो हम रखेंगे नहीं, राइट? ये प्रोटीन ही है जो अपने आप को इतना सिमेट्रिकली अरेंज करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। ठीक है, तो ये लेंस एक ही है हमारे आंख में। ठीक है, बट वी नो दैट कि हमें अगर पास की चीज देखनी है और दूर की चीज देखनी है तो हमारे आंखों का मतलब लेंस का फोकल लेंथ चेंज होना चाहिए। आप एक ही लेंस से, एक ही लेंस की या एक ही फोकल लेंथ के लेंस से मतलब पास की और दूर की चीज एक साथ नहीं देख सकते। दैट इज द रीजन वाई कि हमारी आंखों में पावर होता है जिससे आंखों के जो मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स हैं, ये लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं बाय रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। जब वो रिलैक्स होते हैं, मतलब जब अपनी पोजीशन पे वापस चले जाते हैं, तब जो लेंस है ना वो कुछ ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। इससे क्या होता है? दूर की सारी चीजें भी हम प्रॉपरली रेटिना में देख सकते हैं। ठीक है, और जब कोई चीज पास में रखी हुई है तब आईज जो है वो थोड़ी सी, जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अभी रिलैक्स मोड में है, इसलिए ये बोलना चाहिए कि दोनों लेंस ऊपर से खिंचा दो तो पतले हो गए। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे आएगा, तो वो दोनों ऊपर से नीचे करेगा लेंस को, तो लेंस कुछ इस टाइप का शेप ले लेगा, थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, बीच से ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे बीच से नैरो हो गया था, यहाँ पे बीच में ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर से और नीचे से पुश मिला है, ऊपर से भी पुश मिला, नीचे से भी पुश मिला है। मतलब यहाँ पे आपका सीलियरी मसल किस पोजीशन पे है? सीलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ जो है ना वो कम हो गई है। फोकल लेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। यहाँ पे आपके सीलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स पोजीशन पे है और फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई है। तो ये दोनों काम हमारी आंखों में होते रहते हैं और इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। With the help of same eye, we are able to see far away objects also and nearby objects also. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो एक और चीज अपन इसी टॉपिक में पढ़ी थी
कि हर एक नॉर्मल आई का दो टाइप के विजन होते हैं, एक को हम बोलते हैं फार पॉइंट, एक को हम बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का एक नाम और है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और फार पॉइंट को क्या बोल सकते हो कि फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब दूर, कितना दूर तक आपकी आंख देख सकती है या कितना पास की चीजें वो डिस्टिंक्टली देख सकती है, और उससे पास अगर ऑब्जेक्ट रखेगा तो आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली क्लियरली नहीं देख पाओगे। तो दो टाइप के डिस्टेंस अपन पढ़ते थे, एक आपका फार पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई इज इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर। ये हम नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द केस फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। डिफेक्टिव आई का ये पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डिफेक्टिव आई में ये पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट, मतलब नियर पॉइंट खिसक के पीछे चला जाएगा, फार पॉइंट खिसक के आगे आ जाएगा। तो इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं कि जहां तक हम स्ट्रेट व्यू में देख पा रहे हैं, लाइन ऑफ साइट तक देख पा रहे हैं, वो हमारे लिए इंफिनिटी है। जैसे इस रूम के लिए इंफिनिटी क्या है, दैट बॉर्ड। आप लोग के लिए इंफिनिटी क्या है, ये बोर्ड। दिस इज द इंफिनिटी फॉर यू राइट नाउ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहां तक अगर आप क्लियरली पूरे एक एक वर्ड्स देख पा रहे हो, मतलब आपका जो पॉइंट है फार पॉइंट, वो ठीक है, ठीक जगह पे है ना। पर अगर चश्मा निकालने के बाद जिनको चश्मा लगा उनको नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा, राइट। उसका मतलब है कि उनका नियर पॉइंट इंफिनिटी से शिफ्ट होकर आगे आ चुका है। समझ रहे? तो उसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका कारण भी जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसको करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये दो आपके नॉर्मल आई है, दिस इज फॉर नॉर्मल आई, ठीक है। अनडिफेक्टिव आई, क्लियर है? पर जब हम डिफेक्ट्स में आते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है, डिफेक्ट्स। तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ गया, इट इज द पावर ऑफ द आई टू adjust the focal length of your convex lens so that we can see nearby objects also and far away objects also. Am I clear? तो ये इसका डेफिनेशन होगा पावर ऑफ अकोमोडेशन का। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट डिफेक्ट्स। हमने तीन टाइप के मेन डिफेक्ट्स पढ़े थे। तो सबसे पहला था आपका मायोपिया। मायोपिया का मतलब क्या था, इसका एक और नाम क्या था, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस नाम से समझ में आ रहा है कि हमें पास का दिखेगा, शॉर्ट साइटेड हो गए अपन, सिर्फ पास का दिखेगा, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी प्रॉपर्ली, ठीक है। अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट इज अनेबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। इसको कहते हैं अपन मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? हम फार अवे ऑब्जेक्ट की बात करें ना, लेट अस टेक कि ये आपका आई है, ठीक है, दिस इज द लेंस, ठीक है, ठीक। अब अगर कोई फार अवे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और उसकी इमेज क्या हो जाती है, फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए देखो आपका लेंस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन रिलैक्स पोजीशन। का फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए मतलब पावर कम होना चाहिए उस केस में, तब आपको प्रॉपर दिखेगा। पर यहाँ पे उल्टा हो जाता है, पावर ज्यादा हो जाता है लेंस का, इस टाइप का बन गया, देखो पावर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा अगर पावर तो मतलब क्या होगा इसका कि इट विल कन्वर्ज बिफोर रेटिना। पावर का मतलब क्या होता है, फॉर पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कितनी जल्दी वो लाइट रेस कन्वर्ज कर रही है, ये होता है पावर। मतलब अगर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है दो, है ना, तो इसमें मैं क्या कैसे डिफरेंशिएट करूंगा पावर में, क्योंकि इसका पावर आपको ज्यादा दिख रहा है, इसका फोकल लेंथ कम है, राइट, इसका फोकल लेंथ कम है तो इसका पावर ज्यादा होगा, तो ये आने वाली रेस को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देगा, तभी तो फोकल लेंथ कम मिलेगा, राइट। और ये क्या करेगा, आने वाली रेस को थोड़ा सा लेट डाइवर्ज कन्वर्ज करेगा, पावर कम है इसका। पावर कम मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है, समझ आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होता है डिफेक्टिव में कि आपका जो लेंस है ना उसका पावर कुछ ज्यादा हो जाता है, तो वो नियर फार अवे ऑब्जेक्ट को पहले ही कन्वर्ज कर देता है, मतलब रेटिना तक तो इमेज जा ही नहीं रही है, वो दोनों रेस रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका दो रीजन था, एक तो आपका आई लेंस का पावर बढ़ना, आई लेंस पावर इंक्रीजेस, और सेकेंड अपन एक और कॉज पड़े थे इसका कि आई बॉल का लेंथ बड़ा होता है। आई बॉल जो होता है ना, ये बॉल, ये लेंथ अगर बड़ा हो जाए तो रेटिना अपना पीछे खिसक जाए। तो आई बॉल बीइंग लॉन्ग, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है, मतलब अब वो तो आपके स्ट्रेस पे है,
क्योंकि ये वाली चीज ज्यादा होती है ना, ये हम नॉर्मल देखते हैं, जो ये कभी भी हम जितने भी यहाँ पे रूम में बैठे होंगे लगभग सबका यही होगा कि पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। उसका रीजन होता है कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उससे आईबॉल की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो आईबॉल बीइंग लॉन्ग या फिर आई लेंस का पावर बढ़ जाना, ये दो रीजन हो सकते हैं आपके मायोपिया। अब करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो लेंस का पावर बढ़ गया उसको तो ठीक नहीं कर सकते अंदर वाले लेंस को, तो बाहर हम ऐसा कुछ करें कि पहले से लाइट थोड़ी सी डाइवर्ज करते हैं ताकि वो सही पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो। समझ रहे? मतलब मुझे अभी एक्चुअली हुआ क्या है, नियर पॉइंट खिसक के सामने आ गया, नियर पॉइंट खिसक के, फार पॉइंट खिसक के क्या आ गया है, सामने। पहले मैं जो लास्ट पर्सन बैठा था उसको प्रॉपर्ली देख पा रहा था, है ना, बट अब डिफेक्ट होने के कारण वो लास्ट पर्सन मुझे प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेरा जो फार पॉइंट है ना, वो खिसक के इंफिनिटी से कम हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें फार पॉइंट बिकम्स लेस देन व्हाट, इंफिनिटी। ठीक है, मतलब वो खिसक के आगे आ गए, राइट। अब उसको मुझे वापस से मतलब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लाइट को अपन थोड़ा सा डाइवर्ज कराएंगे और फिर ये तो पावर बढ़ा हुआ, ये तो कन्वर्ज कर देगा उस डाइवर्जिंग रेस को भी, तो उसके लिए अपन कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। तो अगर मैं एक सामने कॉनकेव लेंस लगाता हूं इन फ्रंट ऑफ अवर आई लेंस लाइक दिस, ठीक है, तो ये आने वाली रेस को, क्योंकि देखो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए मैं पैरेलल रेस लेके आ रहा हूँ, है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेस पैरेलल लेके आते हैं अपन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, थोड़ा सा इसको डाइवर्ज करेगा, ठीक है, और फिर ये प्रॉपरली कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका एक सुटेबल फोकल लेंथ का हम एक कॉनकेव लेंस लेंगे, पावर नेगेटिव होगा क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो पावर भी इन लोगों का नेगेटिव में आएगा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक्चुअली इनको करना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी था पहले वाला, अब उनका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नया वाला आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। एक पर्सन का नियर पॉइंट सॉरी फार पॉइंट शिफ्ट होकर मान लो बोलेगा 50 सेंटीमीटर में आ गया, तो आपको पता है कि नॉर्मल वाला क्या था, इंफिनिटी, अब नया वाला क्या आ गया है, 50। मतलब अब मुझे उस इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज 50 पे बनानी है, तभी मुझे वो दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी, और इमेज डिस्टेंस क्या है, उसका नया वाला फार पॉइंट। नया वाला फार पॉइंट मतलब डिफेक्टिव आई का फार पॉइंट, क्योंकि नॉर्मल आई का फार पॉइंट तो इंफिनिटी होता है, पर अब उसकी आई नॉर्मल नहीं रही, तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी रहेंगे और इमेज डिस्टेंस, उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा ना, तब मुझे वो दिखेगा। आपके बाहर वाले लेंस को यही काम करना है। बाहर वाले लेंस का काम क्या है, इसको उस इंफिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को पास लाना है, ऑब्जेक्ट को पास नहीं लाना, उसकी इमेज को पास करना है, ताकि मैं उस मेरा जो अंदर का लेंस है उसको देख पाऊं। तो ये होता है बाहर वाले लेंस का काम। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी। इसके लिए इमेज डिस्टेंस क्या है, वो नया वाला फार पॉइंट। तो यहां से आपको फोकल लेंथ निकल जाएगी। एक बार फोकल लेंथ निकल गई तो हम पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं अपन। पहले ये वाला समझ में आ गई चीज है, ठीक है। अब ऐसा ही अपन दूसरा डिफेक्ट देख लेते, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम, हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे वो शॉर्ट साइटेडनेस है, वैसे ये क्या है आपका, हाइपरमेट्रोपिया इज लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस ही बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस कि हमें दूर का दिख रहा है ना, बट वी आर अनेबल टू सी फार अवे, फार नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। मतलब मेरा ये जो फार नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर था ना, पहले मेरी नॉर्मल आई थी तो मुझे ये चीज दिख रही थी, है ना। अब क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो मुझे यहाँ पे रखी हुई चीजें डिस्टिंक्टली नहीं दिखेंगी। दैट मीन्स माय नियर पॉइंट हैज शिफ्टेड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, नियर पॉइंट becomes what, greater than 25 सेंटीमीटर। इंफिनिटी नहीं भाई, इंफिनिटी तो मतलब फार पॉइंट था जो खिसक के सामने आ गया डिफेक्ट के कारण। नियर पॉइंट खिसक के पीछे जाएगा, यानी कि मेरा नियर पॉइंट बिकम्स ग्रेटर देन 25।
अब 25 सेंटीमीटर पे रखी हुई चीज मैं प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट होकर पीछे चला गया। तो अब अगर आपने 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज रखी तो मुझे नहीं दिखेगी, पर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यही है ना, ऑब्जेक्ट तो यही पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा 25, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा नया वाला नियर पॉइंट, नया वाला नियर, ताकि इमेज वहां बनेगी ना इसकी, इस बॉटल, अब मैं ये बॉटल को नहीं देख पा रहा प्रॉपर्ली, पर ये बॉटल की इमेज अगर यहां बनी ना तो मुझे दिख जाएगी ये बॉटल। तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है और इमेज कहां चाहिए मुझे नए वाले नियर पॉइंट, ताकि मुझे बॉटल प्रॉपर तरीके से फिक्स कर, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यू क्या लेना है 25 माइनस 25, समझ रहे हैं? और वी क्या लेना है नया वाला नियर पॉइंट, वो भी माइनस में रहेगा, वहां का भी फार पॉइंट नया वाला माइनस में रहेगा, पुराना वाला फार पॉइंट भी माइनस में रहेगा, क्योंकि सब हमारे लेंस के पहले होगा, समझ रहे हैं? मैं अगर ये लेंस बनाया, ये मेरा लेंस है, आपको का ये वाला कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट वहां था तो लाइट यहीं से आ गई ना, और इमेज भी यहीं बनानी है, तो दोनों डिस्टेंस हम यहीं से नापेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो दोनों डिस्टेंस नेगेटिवली लेना है दोनों केस में, क्लियर? चलो इसका डिफेक्ट देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट अब हमें डिस्टिंक्टली नहीं दिख रहा है, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली नहीं दिख रहा है, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, आपके लेंस का पावर कम हो गया, क्या कम गया, ऐसा था तो पावर डाला तो फोकल लेंथ कम, पावर डाला फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, तो ये अब उस इमेज को कहां बना रहा है रेटिना के पीछे, ठीक है? लेकिन पास है ना ऑब्जेक्ट, इससे डाइवर्जिंग आ रही है, तो ये अब उतना पावर का नहीं रहा कि वो रेटिना पे कन्वर्ज करा सके, तो रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रहा है। नाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ दिस लेंस क्या करेंगे हम, इसको तो खींच नहीं सकते अंदर जाके, या दबा नहीं सकते इसको और अंदर जाके, राइट? तो अब क्या करेंगे हम, बाहर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ये हमारा आई लेंस है और हमने बाहर एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है, जिससे कि अब जो है ना इमेज वो पहले से थोड़ा सा लाइट आपकी कन्वर्ज हो जाए और ये उसको और कन्वर्ज कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका एक करेक्टिव लेंस हो गया, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब इसका रीजन क्या लिख सकते हैं अपन, एक रीजन कि आई लेंस का पावर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है, हाँ। तो पहला रीजन क्या है इसका कि आई लेंस का पावर डिक्रीज हो गया है, और दूसरा रीजन आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गया, ठीक है? ये चीज लगभग आपको एज के साथ होती है ना, ये वाली जो चीज होती है एज के साथ, आपका जो पावर है आई लेंस का वो कम हो जाता है। पढ़ना कब होता है, जब बहुत ज्यादा आई में स्ट्रेस पड़ता है, आप पास से टीवी देख रहे हो, आप फोन चला रहे हो लगातार, आंखों में बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है पास से, तो आई लेंस क्या हो जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है परमानेंटली, तो वो फर्स्ट वाला केस। यहाँ पे पावर कम हो गया है जो कि उम्र के साथ हो, तो ये आप उनको जनरली इस उम्र में नहीं मिलती, बहुत रेयर है कि आपको इस एज में हाइपरमेट्रोपिया हो, ठीक है? तो ये वाला एक पार्ट हुआ, इसके लिए डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए अपन ने कौन सा लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस। बाकी मैंने आपको वो बता दिया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है इसमें। इसमें हमें यू को लेना है -25, वी को लेना है नया वाला नियर पॉइंट, तो एफ निकल जाएगा, एफ इसका क्या आएगा पॉजिटिव, एफ क्या आएगा पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगा पॉजिटिव, 1/f करेंगे डायोप्टर में निकालेंगे तो पॉजिटिव, ठीक है? तो पावर निकालते समय ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ जनरली सेंटीमीटर में ही दी होती है ना, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको रेसिप्रोकल करना है, तभी आंसर डायोप्टर में आएगा, है ना क्लियर? तो ये हो गया आपका डिफरेंट। एक प्रेस बायोपिया भी अपन देखे थे, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, उसमें भी चीज तो यही होने वाली है, आपका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से पीछे चला जाएगा, राइट? उसमें भी चीज यही होने वाली है, बट हो सकता है उस एज तक जाते जाते आपको पहले से ही मायोपिया हो, है ना? तो अगर पहले से मायोपिया है तो आप कॉन्केव लेंस तो लगा ही रहे होंगे, और हाइपरमेट्रोपिया एज के साथ हो जाएगा तो आपको कॉन्केव भी लगाना पड़ेगा, राइट?
सॉरी कॉन्वेक्स भी लगाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, बाइफोकल लेंस। कुछ इस टाइप का अपन ने देखा था ना कि ऐसा कुछ रहेगा, हाँ ऊपर कॉन्केव नीचे कॉन्वेक्स। पास का देखने के लिए नीचे वाला लेंस रहेगा और दूर का देखने के लिए ऊपर वाला लेंस। अपन दूर का देखने के लिए तो सब उठा के देखते हैं ऐसे है ना, और पढ़ने के लिए अपन ऐसा देखेंगे, अपन ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफेक्ट्स है। एक कैटरेक्ट भी था, ठीक है, बट दैट इज नॉट इन द सिलेबस, तो उसको अपन छोड़ देते हैं कैटरेक्ट को। बाकी उसमें क्या हो जाता है, आपका लेंस क्लाउडी हो जाता है, पूरा ओपेक हो जाता है। तो हमको अल्टीमेटली अब उसको कोई भी लेंस आप सामने लगा लो, उसका कोई उपाय नहीं कि अगर अंदर का लेंस ही क्लाउडी हो चुका, ओपेक हो चुका है, तो ये बाहर वाला लेंस कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको परमानेंटली उसको हटा के नया लेंस ही आर्टिफिशियली इम्प्लांट करना होता है सर्जरी के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट हो गया आपके डिफेक्ट का। डिफेक्ट के बाद अपन क्या देखे थे, फिनोमिना आगे के। ठीक है, फिनोमिना देखते हैं एक करके। सबसे पहले डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, ऐसे आपका लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। यू कैन कलेक्ट देम इन अ फोटोग्राफिक प्लेट, और जब फोटोग्राफिक प्लेट को सीधा करके देखोगे तो यू विल फाइंड कलर्स कैसे होंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड कलर का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड इज हाईएस्ट, इसलिए उसका बेंडिंग लोएस्ट होता है। बेंडिंग भी लोएस्ट होता है और स्कैटरिंग भी लोएस्ट होता है। ठीक है, डिस्पर्जन का रीजन क्या था, अगेन वही वेलोसिटी वाला ही रीजन है। जैसा अपन ने रिफ्रैक्शन के लिए रीजन दिया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड क्यों होती है, बिकॉज दोनों मीडियम में उसका वेलोसिटी अलग है। यहाँ भी वही चीज है, कलर्स की वेलोसिटी अलग अलग है, हर कलर की वेलोसिटी अलग अलग है, तो अंदर जाने के बाद वो स्प्लिट हो जाती है। इसका एक रिकॉम्बिनेशन भी पढ़े थे, रिकॉम्बिनेशन याद है, एक प्रिज्म को और रख दो बट इन अ अपसाइड डाउन पोजीशन लाइक दिस, ऐसा, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। एक फिनोमिना हुआ आपका डिस्पर्जन। ठीक है, फिर ये जब जाएंगे अंदर तो आपको, जब ये सारे कलर जाएंगे तो आपको इसी के पैरेलल में एक लाइट मिलेगी, दैट विल बी द व्हाइट। ठीक है, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, यही फिनोमिना हमने रेनबो के लिए पढ़ा था कि रेनबो में द वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ प्रिज्म, है ना। ये लाइट एंटर करेगी, लाइट रेस एंटर करेंगी इस पे। यहाँ पे 3 फिनोमिना लिखे थे अपन, एक रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, तीनों चीजें होंगी। और अल्टीमेटली यू विल सी कि जो लाइट है ना, इट विल कम आउट, ये रिफ्रैक्ट, ये अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट रेस पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आती है, रिफ्रैक्टिंग। जबकि हमको पता है कि वाटर बबल भी तो एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो वहां बेंडिंग होनी चाहिए थी, बट क्योंकि एक एंगल होता है, जो मैंने आपको बताया था, अपन लिखे नहीं थे इस बारे में, कि इंसिडेंस एंगल अगर उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है ना, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या क्या बोला मैंने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और उसके बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा फिनोमेना याद रखो कि रिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, पूरी की पूरी लाइट वापस टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और डिस्पर्जन भी हो रहा है। ठीक है, ये तीनों फिनोमिना मिला के हम बोल सकते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक ये फिनोमिना था। उसके अलावा हमने स्कैटरिंग देखा था। स्कैटरिंग क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग? हाँ, इसी में तो कुछ कुछ रीजन देखे थे ना अपन कि रेड कलर को हम डेंजर साइन के लिए यूज करते हैं। व्हाई डू स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, नहीं, और सनराइज और सनसेट का भी देखा था हमने। खैर वो था उसका एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का था, सनराइज सनसेट। इसमें और क्या देखे थे, हाँ, सन अपीयर्स टू बी रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ये तो पढ़े थे इसी में कि आते आते सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं
क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, उसका स्कैटरिंग कम होता है, तो हमें वो रेड लाइट हम तक आते दिखती है, क्योंकि सनराइज और सनसेट के समय सन हमसे सबसे दूर होता है फारदेस्ट। ठीक है, यही रीजन हमने रेड लाइट का उसमें भी लिखा था डेंजर के लिए, कि सिंस रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो वो दूर से ही हमें दिख जाएगी, बाकी कलर अगर अपन यूज करते हैं रेड की जगह तो वो स्कैटर हो जाएगी, तो आपको वो दूर से नहीं दिखेंगे, आप जब पास आओगे तब वो कलर आपको दिखेंगे, बट रेड कलर आपको दूर से ही दिख जाएगा। और डेंजर साइंस हमें दूर से ही दिख जाने चाहिए ताकि हम उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर ले सकें। ठीक है, और इसी में अपन ने वो स्काई वाइट वाला भी दिखा कि सारे कलर्स स्कैटर हो रहे हैं, तो जब आप ऊपर देखते हैं, सॉरी ब्लू कलर ना, ब्लू कलर आपका सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा होगा, तो आपको पूरा स्काई में ब्लू कलर ही दिखेगा स्कैटरिंग होगा। हाँ, अब बेसिकली यहाँ ये हो क्या रहा था, हो क्यों रहा था, बिकॉज ऑफ एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स आपके व्हाइट लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है, स्कैटरिंग कर रहे हैं। अब एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा क्यों नहीं दिखता, क्योंकि वहां पे एयर ही नहीं, तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ फिनोमिना हमने स्कैटरिंग के देखे। और एक था आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें क्या क्या चीजें देखी थी। हाँ, एक तो स्टार्स वाला देखे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, हाँ वो सनराइज, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही क्या क्या चीजें देखी थे अपन। पहला जो बोल रहे हैं, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट, है ना, ये वाला देखे थे। इसके बाद हाँ, स्टार्स अपने एक्चुअल हाइट से इट अपीयर्स टू बी हाई। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों बोल रहे हैं अपन, रिफ्रैक्शन अपन ने क्या पढ़ा कि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड होती है। अब यहाँ तो एटमॉस्फेयर से लेके ग्राउंड तक आने में पूरा रास्ते भर एयर ही है, तो मीडियम तो आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि चेंज हो रहा है, बट एयर की डेंसिटी कई जगह ज्यादा है, कई जगह एयर की डेंसिटी कम है। तो जहां पे एयर की डेंसिटी ज्यादा है ना, दैट मीडियम इज अ काइंड ऑफ डेंसर मीडियम, और जहां पे एयर की डेंसिटी कम है दैट विल बी अ रेयर मीडियम। अल्टीमेटली वो बेंड होते हुए आएगी। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ, इट कम्स विद लिटिल बेंडिंग। ठीक है, तो वो बेंडिंग होने के कारण आपको स्टार्स की हाइट उसके एक्चुअल हाइट से थोड़ी ज्यादा दिखती है। सनराइज होने से पहले ही 2 मिनट पहले आपको सनराइज दिख जाता है, क्योंकि सन अभी नीचे है, पर उसकी लाइट स्ट्रेट ऐसे आते आते आपको बेंड होती रही, फिर आपने जब स्ट्रेट देखा तो आपको सन एक्चुअली यहाँ दिख रहा है, जबकि सन यहाँ पे। ठीक है, 2 मिनट्स अर्लियर और सेट होने के बाद भी आपको सन दिखता है 2 मिनट्स लेटर। तो इससे आपका टोटल डे का जो ड्यूरेशन है ना, डे का ड्यूरेशन, मैं पूरे दिन और रात की बात नहीं कर रहा कि 24 घंटा प्लस 4 मिनट, 24 घंटे में ही जितना डे पीरियड होता है, लाइट वाला पीरियड, वो 4 मिनट से बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिर स्टार्स ट्विंकल का देखे थे कि स्टार्स के आसपास की जो एयर की डेंसिटी वो भी कम ज्यादा हो रही है, तो स्टार्स हमें ट्विंकलिंग जैसे दिख रहे हैं, दे आर अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, दे आर एक्चुअली नॉट ट्विंकलिंग। ठीक है, बट क्योंकि स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस, दे अपीयर टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे दिखते हैं वो, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो एक पॉइंट को छुपाना उस एयर के लिए थोड़ा आसान है, वो पॉइंट छुप गया, फिर डेंसिटी कम हुई एयर की, तो वो पॉइंट दिखा, छुप गया, फिर दिखा, तो वो एक तरह की ट्विंकलिंग नजर आती है। पर वही प्लैनेट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि प्लैनेट आर नॉट दैट फार अवे लाइक स्टार्स, दे आर नियर टू अस, तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अपीयर नहीं होते हैं, वो थोड़े बड़े ऑब्जेक्ट दिखते हैं। ठीक है, तो लाइट तो उनसे भी आती है, बट क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट है इसलिए वो ट्विंकलिंग होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, और इसमें कुछ फिनोमिना देखे थे क्या, कोई ऐसे फिनोमिना थे ना। ठीक है, ऑल दीज वर द फिनोमिना व्हिच वी स्टडीड इन दिस चैप्टर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन अपन इसके करते हैं, जो इसके पहले वाला टॉपिक था ना, फार पॉइंट और नियर पॉइंट वाला, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं अपन। एक बार ब्रश अप करते हैं, न्यूमेरिकल हमने किस टाइप के किए थे। अच्छा हाँ, ये वाला एक डायग्राम छूट गया, सॉरी। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, जहां पे अपन ये देखते थे कि आपका ये प्रिज्म है। ठीक है, एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, एक ही रे की बात करें, यहाँ डिस्पर्जन शो नहीं करना। ठीक है, डिस्पर्जन शो करना होगा तो व्हाइट लाइट लेके आएंगे और उसको 7 कलर में स्प्लिट करेंगे, जो अपन पीछे यहाँ देख चुके हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अपने सिर्फ रिफ्रैक्शन की स्टडी करना है इन अ ग्लास प्रिज्म। जैसे अपन ने रिफ्रैक्शन की स्टडी की थी इन द ग्लास स्लैब, तो स्लैब था, रेक्टेंगुलर स्लैब था, यहाँ पे वो दोनों सरफेस आपस में पैरेलल नहीं है,
रेक्टेंगल में वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल थे, but here they are making some angle. Those two refracting surfaces are making some angle, and that angle is known as angle of prism, जिसको अपन A से डिनोट करते हैं, angle of prism. ठीक है. Now ये लाइट रे अंदर एंटर करी, this is the incident ray, ये उसका नॉर्मल होगा ये नॉर्मल. अब since the light is entering from air to glass, यानी कि rarer to denser, it will bend towards the normal. ऐसे गई. अब ये हो गई नई इंसिडेंट रे, राइट. तो अब यहां से आपका नॉर्मल बन जाएगा ऐसे, ये होगा ना नॉर्मल इसका, राइट. नाउ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. तो जो रे इंसिडेंट हो रही थी वो ये थी, इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट. जैसे जैसे अपन ने रेक्टेंगल में बनाया था ना, तो जो बाहर निकल रही थी इसको अपन ने इमर्जेंट रे नाम दिया था. वैसे ही यहाँ पे जो रे बाहर निकल रही है, इट इज नोन एज इमर्जेंट रे. दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड. समझ में आ रही बात. ठीक है. अब अगर अपन को निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे वहां भी अपन निकाला था डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, टी लिखे थे, इसका दो तीन फैक्टर लिखे थे, थिकनेस ऑफ दैट स्लैब है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है ना, इंसिडेंट रे का एंगल, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे भी होंगे. अब आपको क्या करना है, देखना है कि किस टाइप का डिवीजन है. वहां पे पैरेलल थी इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे वर पैरेलल टू ईच अदर, बट यहाँ ऐसा नहीं है ना, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. आप इसको आगे इंसिडेंट करो, आगे प्रोड्यूस करो, दिस इज द इंसिडेंट रे. अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधी आती. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म यहाँ दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, दोनों सरफेस के बीच में काफी डिफरेंस है ना. अब अपन लेंस में क्यों दो बार रिफ्लेक्शन नहीं करते, लेंस में भी तो दो सरफेस है ना, ये लाइट अंदर गई, एक बार रिफ्लेक्ट करी, फिर ऐसा बनाना चाहिए. पर क्योंकि लेंस का थिकनेस उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए हम दो नहीं करते रिफ्लेक्शन वहां पे. बट प्रिज्म और ग्लास स्लैब का तो थिकनेस अच्छा खासा है, तो वहां पे अपन दो बार रिफ्लेक्शन दिखाते हैं. ठीक है. अब ये रिफ्रैक्टेड रे को, ये इमर्जेंट रे को मैं पीछे प्रोड्यूस करूं, तो अपन को दिखेगा कि इस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन. डेविएट हुई लाइट, ऐसे जाने वाली थी है ना, पर वो डेविएट होके इतने एंगल से डेविएट हो गई, इतने एंगल से. तो दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर है, एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है. तो कब ये डायग्राम बनाना है और कब आपको ये प्रिज्म वाला डायग्राम बनाना है, जब आपको डिस्पर्जन बोला जाए ना, तब ये बने. और अगर बोला है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तब ये बना. और डिस्पर्जन अगर वर्ड यूज किया तो पिछला डायग्राम बनेगा, व्हाइट लाइट लेके आएंगे प्रॉपर. ठीक है. और कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, है ना. देखिए, the far point of a myopic person is, the far point of a myopic person is, the far point of a myopic person is, the far point of a myopic person is 150 centimeter in front of the eye. 150 centimeter in front of the eye. Stop. Calculate the focal length and power of a lens. Calculate the focal length and power of a lens. Calculate the focal length and power of a lens required to enable him, to see distant objects clearly. Distant objects clearly. अब देखो,
क्या बोला है, एक मायोपिक पर्सन है, ठीक है, जिसका फार पॉइंट 150 सेंटीमीटर हो चुका है। हमें पता है नॉर्मल आई का फार पॉइंट कितना होता है, इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बट क्योंकि उसका फार पॉइंट खिसक के 150 पे आ गया है, तो उसको चाहिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सॉरी इमेज का डिस्टेंस 150 हो जाए, ताकि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है वो खिसक के 150 पे आ जाएगा तो उसको दिखेगा। समझ रहे, ये पेन यहां है तो मुझे नहीं दिख रहा है, पर अगर पेन यहां आ जाएगा तो मुझे दिखेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो ये डिस्टेंस है ना, उसका नया वाला फार पॉइंट है 150 सेंटीमीटर, वही उसका इमेज डिस्टेंस होता है। क्लियर है? तो अपन इसको एफ निकालना है, फोकल लेंथ। एक बार फोकल लेंथ निकल जाए तो पावर निकल जाएगा, राइट? तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/, होगा ऐसा? तो आप देखो इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी लो या प्लस इंफिनिटी लो, मतलब देखिए कि 1/इंफिनिटी तो वैसे भी 0 होने वाला है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हालांकि माइनस इंफिनिटी लेना चाहिए कायदे से, बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f क्या हो रहा है, 1/1 क्या लिखेंगे, 1/- 150 इज इक्वल्स टू, अच्छा एक और लाइन लिख के -0 करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, 0। तो f कितना आया, -150 सेंटीमीटर आएगा। f -150 सेंटीमीटर आना भी चाहिए, फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, तो कॉन्केव यूज करेंगे अपन यहाँ पे, है ना? तो ये फोकल लेंथ निकल गया। अब बचा पावर, पावर क्या हो जाएगा, 1/, फोकल लेंथ इन मीटर्स, यानी कि 1/1.5 माइनस क्या आएगा, -0.67d। ऐसे लिख सकते हो ना इसको आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो 10/15, है ना, या फिर -2/3, -2/3 तो सॉल्व कर ही सकते हैं, 0.6666 चलेगा, तो अपन राउंड ऑफ करके 0.67 बनेगा। गॉट नो क्वेश्चन? हाँ, a person needs a length of, a person needs a length of power, a person needs a length of power -4.5d. A person needs a length of power -4.5d for correction of her vision, for correction of her vision, for correction of her vision. Full stop. First question लिखना है, इसका first part क्या निकालना है, what kind of defect in vision is she suffering from? What kind of defect in vision, what kind of defect in vision is she suffering from? Second निकालना है, what is the focal length of the corrective lens? What is the focal length of the corrective lens? What is the focal length of the corrective lens? And third, what is the nature of the corrective lens? देखो नेगेटिव पावर दिया है, सबका नेगेटिव पावर दिया है, मतलब वो कौन सा लेंस यूज कर रही है, कॉनकेव। कॉनकेव कब यूज करते हैं, मायोपिया में। जब आई लेंस का पावर बढ़ जाता है तो हम एक कॉनकेव लगाते ताकि उसको डाइवर्ज करे और फिर वो अपने हाई पावर से उसको कन्वर्ज करवा रेटिना। ठीक है, तो एक हो गया आपका फर्स्ट डिफेक्ट पूछा है ना, तो वो मायोपिया हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा पूछा है आपसे फोकल लेंथ, तो पावर कितना दिया हुआ है,
और हमने की हो जाएगा, तो जो भी फोकल लेंथ आएगा पहले वो मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना आएगा 1/-4.5 या फिर 0.23, ये तो मीटर में बोल रहे हैं ना, ठीक है 0.23 मीटर ये फोकल लेंथ हुआ। और लास्ट क्या पूछा है आपसे, हाँ माइनस, ठीक है। लास्ट पूछा है लेंस का नेचर, ठीक है। A person cannot see distinctly. A person cannot see distinctly. A person cannot see distinctly. A person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meter. Objects kept beyond 2 meter. Objects kept beyond 2 meter मतलब उसका नया फार पॉइंट 2 मीटर। पहले वो इंफिनिटी तक देख सकता था, बट अब उसका नया फार पॉइंट क्या हो चुका है 2 मीटर, क्योंकि वो 2 मीटर के बाद नहीं देख सकता, ठीक है। तो a person cannot see distinctly objects kept beyond 2 meter, full stop. This defect can be corrected by using a lens of power. This defect can be corrected by using a lens of power. चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, +0.5D। कब करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा ना। -0.5D +0.2D -0.2D। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर +0.5D -0.5D +0.2D -0.2D। ठीक है, जल्दी सॉल्व करो 2 मिनट में। जल्दी सॉल्व करो, जिनका बन जाएगा वो हाथ उठाएंगे ना, आंसर नहीं बताएंगे। श्योर है, -0.5D। हाँ आदित्य, क्या आंसर आ रहा है? -0.5 डायप्टर। -0.5 डायप्टर आ रहा है। ईशा पक्का आऊं देखने, ठीक है। क्या कह लिए अपन, आपका u हो जाएगा इंफिनिटी, v हो जाएगा -2 मीटर, तो f निकल जाएगा कितना -2, और f -2 आया है ऑलरेडी मीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, तो पावर हो जाएगा 1/-2 यानी कि 0.53। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन। The near point of hypermetropic eye is 1 meter. The near point of hypermetropic eye is 1 meter. The near point of hypermetropic eye is 1 meter. ऐसे ओरिजिनल नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। The near point of hypermetropic eye is 1 meter. Full stop. What is the power of the lens required to correct this defect? What is the power of the lens required to correct this defect? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी इसको सॉल्व करो।
the near point of hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? अरे वो 1 को चेंज करना पड़ेगा ना 100 में, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में सॉल्व करोगे क्या? हाँ, ये 1 मीटर में है और नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल हाइट 25 सेंटीमीटर होता है। ये 25 और 1 लेके कर रहे हो क्या? वाह, क्या क्या ले रहे हैं? यू कितना ले रहे हो? यू -25, ठीक है। और वी क्या ले रहे हैं? -100 सेंटीमीटर। 1 मीटर दिया है, 100 सेंटीमीटर, तो इससे एफ निकल जाएगा। कितना आ रहा है एफ? एफ कैसे आ रहा है? कैसे यार? प्लस वी फोकल कितना है? हाँ, ये कर रहे हो ना? कैल्शियम 100 -1 + 4 1/f, तो f कितना आया? 3/100, सॉरी 1/f, 3/, बस इसी को, यही तो 1/f, ये आपका आंसर सेंटीमीटर में है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ करना देखना 1/f कितना है, तो पावर आप एक्चुअली फोकल लेंथ आया है 100/3, तो पावर कितना हो जाएगा? 3/100, बट ये इसको पहले मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ही देता हूँ ना ऐसे। हाँ नहीं, सेंटीमीटर में ना, ये सेंटीमीटर में, मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 1/3 मीटर, ठीक है। तो आपका पावर हो जाएगा 3 + 3, ठीक है। होना भी चाहिए ना, प्लस में आएगा पावर, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे यहाँ पे, सॉरी कॉन्केव, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसकी शीट में कल देता हूँ आप लोग को, है ना, जितने भी गिव रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं जो भी है उसको सबको एक बार कॉपी में लिखेंगे सब, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो एक क्लास और देखते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ किसी को कोई डाउट होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियरेंस कर लेंगे।